हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मुख्य सेविका का जो है 12वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले कि 11 से प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हैं, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट से सारे प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में कब लागू हुआ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से जो है पूरे देश में कब से लागू हुआ। ऑप्शंस दिए गए हैं 23 अक्टूबर 2005, 26 अक्टूबर 2006, 14 सितंबर 2005 या 14 दिसंबर 2005। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 2006। 6 से जो है 2006 से पूरे देश में यह अधिनियम लागू हो गया था, जिसके तहत महिलाओं एवं बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से सम्मिलित हैं कौन कौन से। यौन व्यवहार, मौलिक एवं भावात्मक दुर्व्यवहार, नैतिक दुर्व्यवहार। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला और दूसरा दोनों, यौन दुर्व्यवहार एवं मौलिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार। ये जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या राम मनोहर लोहिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। व्याख्या में दिया गया है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। इन्होंने द कास्ट इन इंडिया एवं हु आर शूद्राज की रचना की है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है द कास्ट इन इंडिया एंड हु आर शूद्राज। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। के.एम. पणिक्कर, डॉक्टर एन प्रसाद, डॉक्टर के.एन. शर्मा या भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के.एम. पणिक्कर। इनके अनुसार जो है राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। जबकि डॉक्टर एन प्रसाद के अनुसार जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं। 1, 2, 3 या 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। जातिवाद के 2 स्वरूप होते हैं। सामान्यतः जातिवाद के 2 स्वरूप होते हैं, मनोवैज्ञानिक स्वरूप एवं व्यवहारिक स्वरूप। मनोवैज्ञानिक स्वरूप में एक जाति भावना से प्रेरित होकर एक व्यक्ति अपने ही जाति हितों को सर्वोपरि समझता है, उसी के कल्याण के लिए सोचता है। जबकि व्यवहारिक जातिवाद में वह अपनी जाति हित में कार्य को करता है, जैसे जाति उम्मीदवार को वोट देना। ठीक है, इस तरह से जातिवाद के 2 स्वरूप हैं, एक मनोवैज्ञानिक स्वरूप, दूसरा व्यवहारिक स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, ऐतिहासिक कारण, भौतिक कारण या फिर सामाजिक कारण या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतःपीढ़ी संघर्ष के ये सभी प्रमुख कारण हैं, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौतिक एवं सामाजिक कारण। आर्थिक एवं राजनीतिक कारण भी हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को कम से कम कितने वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष तक। अगर सहमति से तलाक हो रहा है तो उसमें पति पत्नी को कम से कम 1 वर्ष तक अलग रहना ज़रूरी है। साथ ही साथ पति पत्नी तलाक हेतु सहमत हों, यह तलाक शादी की तारीख से कम 1 वर्ष पश्चात ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। जातिवाद को बुराई को दूर करने का समाधान क्या है। अस्थायी सरकार, अंतर्जातीय विवाह, परिवार नियोजन या नगरीकरण में वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्जातीय विवाह। जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान जो है ये मात्र यही है कि अंतर्जातीय विवाह कराए जाएं। अंतर्जातीय विवाह करके समाज से जातिगत बुराई को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है।
संपूर्ण गरीबी, सापेक्षिक गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी या लागू की गई गरीबी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण गरीबी। आइए व्याख्या इसकी पढ़ लेते हैं। व्याख्या दी गई है कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक एवं मूलभूत संसाधनों का अभाव संपूर्ण गरीबी को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार संपूर्ण गरीबी भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और जो है सूचना सहित बुनियादी मानवीय जो है ज़रूरतों के गंभीर अभाव की विशेषता वाली स्थिति है। यह न केवल आय पर बल्कि सेवाओं तक की पहुंच तक निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी जो है भारत में निर्धनता के कारण हैं। आइए देखते हैं, और भी निर्धनता के बहुत से कारण हैं जिनमें प्रमुख दिए गए हैं प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, जनाधिक्य, उच्च निरक्षरता तथा बेरोजगारी आदि। ये सभी जो हैं भारत में निर्धनता के कारण हैं। अगला क्वेश्चन है, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया था। किसे परिभाषित किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन में है भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, गरीबी रेखा या साइबर अपराध। बताइए 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबी रेखा को। गरीबी रेखा को जो है सुरेश तेंदुलकर समिति ने परिभाषित किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वर्ष 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया। गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के आकलन में उनका व्यापक योगदान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन एक कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि या बेरोजगारी या फिर उपर्युक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है निर्धनता के कारण में आ जाएंगे। ठीक है, व्याख्या में है कि अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक, सामाजिक आदि निर्धनता के प्रमुख कारण हैं। निर्धनता की संस्कृति के विचार को वर्ष 1998 में ऑस्कर लेविस ने जो है लोकप्रिय बनाया था। किसने? ऑस्कर लेविस ने। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया गया? 1996 एवं 2006 में, 1997 एवं 2010 में, 1998 या 2011 में, 1999 या 2012 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1997 एवं 2010 में। यूएनडीपी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1997 से 2010 में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया। जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा व्यक्त होती है एक आश्रित चर पर, स्वतंत्र चर पर, अंतःनिर्भर चर पर या सहसंबंध पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आश्रित चर पर। जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा जो है आश्रित चर पर जो है निर्भर व्यक्त होती है। और आश्रित चर जो है क्या? आश्रित चर वह है जिसे हम प्रयोग में मापते हैं कि प्रयोग के दौरान क्या प्रभावित होता है। आश्रित चर स्वतंत्र चर के प्रति प्रतिक्रिया करता है क्योंकि यह स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। किन परिस्थितियों में? सकारात्मक एवं नकारात्मक में, सामाजिक एवं आर्थिक में, निरपेक्ष एवं सापेक्ष में या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निरपेक्ष एवं सापेक्ष में। निर्धनता की परिभाषा निरपेक्ष एवं सापेक्ष पद्धतियों में की जाती है। एक ऐसी दशा जिसमें सामान्यतया भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव होता है, उसे क्या कहते हैं? हम गरीबी कहते हैं। गरीबी को निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में परिभाषित किया जाता है। निरपेक्ष अर्थ में एक ऐसी दशा है, अगर निरपेक्ष अर्थ में लिया जाए तो यह एक ऐसी दशा है जिसमें एक व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव या कमी होती है। और सापेक्षिक अर्थ में
समाज के अन्य व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति या समूह के पास संसाधन के अभाव या कमी की स्थिति को गरीबी कहते हैं। समाजशास्त्रियों ने गरीबी संबंधी अपने अध्ययन में इस परिभाषा का बहुत प्रयोग किया है। अगला है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में या सेवा क्षेत्रों में? तो बताइए, प्रच्छन्न बेरोजगारी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्रों में। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? 1, 2, 3 या अनेक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। निर्धनता मापन के 2 आधार हैं। आइए देखते हैं, शेपर्ड एवं बास ने 2 प्रकार की गरीबी का उल्लेख किया है। कौन कौन सी है? एक है पूर्ण निर्धनता, दूसरी है सापेक्ष निर्धनता। पूर्ण निर्धनता क्या है? जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। पूर्ण गरीबी को समानता जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पर्याप्त धन के अभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात गरीबी और निरपेक्ष गरीबी यही 2 मुख्य आधार हैं जिसे गरीबी का मापन होता है। गरीबी का मापन 2 आधार में किया जाता है, संपूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अगला है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा के रूप में किसने वर्गीकरण किया? इम्पॉर्टेंट है, रामाहुजा, E.H. सदरलैंड, D.R. टैफ्ट या C.H. कूले? बताइए, महिलाओं के प्रति जो अपराधों की प्रकृति है उसे 3 पार्ट में आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किया, वो किसने किया है ये आप लोग बताइए। आइए देखते हैं, ये जो है वर्गीकरण राम आहूजा ने किया है। ठीक है, घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण और भ्रूण हत्याएं शामिल हैं। ये सभी जो हैं घरेलू हिंसा में आएंगी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन में है, यह गरीबी का प्रतिभास है, यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है, यह संस्कृति विशिष्ट नहीं है, या पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित है। बताइए कौन सा जो है घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है? तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है। व्याख्या दी गई है, घरेलू हिंसा गरीबी का प्रतिभास नहीं है क्योंकि यह सभी तरह की संस्कृति में और वर्गों में समान रूप से पाया जा सकता है। यह किसी लिंग तक सीमित न होकर जो है महिला एवं पुरुष दोनों के संदर्भ में हो सकती है। अगला है, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1956 में, 1961 में, 1954 में या 1957 में? तो बताइए, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 में। याद रखिएगा, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। इस अधिनियम द्वारा दहेज लेना और देना दोनों को प्रतिबंधित किया गया था। न दहेज ले सकते हैं और न दहेज दे सकते हैं। बाद में अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए दहेज रोक संशोधन कानून पारित हुआ। कब? 1984 में। 2 अक्टूबर 1985 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत दहेज लेन देन में सहयोग करने वाले पर 5 वर्ष की कैद और 1500 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। दहेज निरोधक अधिनियम 61 में जो है 1961 में आपका पारित हुआ था। फिर जो है इसमें संशोधन किया गया। संशोधन के बाद दहेज रोक कानून पारित किया गया। कब? 1984 में आया, पारित हुआ और 2 अक्टूबर 1985 को जो है इसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत जो है क्या था, दहेज लेन देन में सहयोग करने पर जो है अगर सहयोग भी किया जाता है दहेज लेन देन में तो 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, ये था आपका दहेज निरोधक अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो है दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना देना पड़ेगा? अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन देखा है दोस्तों कि 15,000 तक का जुर्माना देने का प्रावधान है। 5 वर्ष की कैद और 15,000 जुर्माना। तो उसी तरह जो है इसका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15,000 रुपये। और जो है
5 वर्ष की कैद। व्याख्या दी गई है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज मांगना, देना और लेना राज्य के विरुद्ध एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है, ठीक है, जिसमें कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये का आर्थिक दंड की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? बताइए, किस धारा के अंतर्गत पत्नी जो है पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? धारा 496, धारा 497, धारा 498 या 499? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 497। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत पत्नी जो है अपने पति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार या उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वक्तव्य सही है? ये सारे जो वक्तव्य दिए गए हैं घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में, इसमें बताइए कौन सा सही है? घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं, बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं, या फिर घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक या मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है, या घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है? बताइए इसमें से कौन सा जो है वक्तव्य सही है? आइए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है, ठीक है। ये सारे जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाएंगे। व्याख्या में दिया गया है कि भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में बना, जिसमें घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक और मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है? जातिगत वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को, या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को मंडल आयोग ने जो है आधार माना है। अगला है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 में हुआ था। इस आयोग का गठन पहले 5 धार्मिक अल्पसंख्यकों, कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2014 में जैन धर्म को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। 92 में इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। पहले इसमें 5 धार्मिक अल्पसंख्यक थे, कौन कौन? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी। उसके बाद 2014 में जैन धर्म को भी इस अल्पसंख्यक समुदाय में अधिसूचित किया गया, ठीक है। आयोग में कौन कौन होता है? एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, जो कि क्या करते हैं? अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है बढ़ते तलाक के कारण कौन है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता या अशिक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। भारत में जो है बढ़ते तलाक का कारण महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन है, क्योंकि अब महिलाएं पहले की भांति मूक नहीं रही, ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? ऑप्शन में है दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण या पत्नी की पिटाई करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपहरण। अपहरण जो है घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा एक पारित अधिनियम है। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना। इस अधिनियम को कब पर लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा या जीवन पर
किसी अंग को कोई क्षति पहुंचती है तो मानसिक या शारीरिक हानि होती है, ये घरेलू हिंसा है। बल्कि जो है अपहरण आपका घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों का विकास करना, दलितों की प्रोन्नति करना, या फिर गरीबों में सर्वाधिक गरीब की सहायता करना, या भारत में निर्धनता का पूर्ण निराकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबों में सर्वाधिक गरीब की सहायता करना जो है यह अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। दोस्तों, इस तरह से ये आपके प्रैक्टिस सेट जो है हमने सॉल्व करवाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।